प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपके लिए विज्ञान साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने हमारे अगर किसी भी विषय के 10 वीडियो देख लिए तो कोई भी परीक्षा हो ज़िंदगी में आप फेल नहीं हो सकते हैं। नहीं तो पता है आपको 20-20 साल लड़के तैयारी करते रहते हैं, लेकिन हमारे वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं। इस तरह से हम आपको ट्रिक के द्वारा बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। ऐसा और कोई नहीं समझा सकता है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा है। अब देखो, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, वृक्क में पथरी की रोकथाम हेतु मनुष्य को किस सब्जी का सेवन बंद कर देना चाहिए। मतलब कौन सी सब्जी खाना बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो वृक्क है, वृक्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ठीक है, गांव की भाषा में इसे गुर्दा भी कहते हैं। तो बोलते हैं गुर्दे की पथरी हो गई है। तो बच्चों, हमको टमाटर की सब्ज़ी खाना बंद कर देना चाहिए। टमाटर की सब्ज़ी कहें या सब्ज़ी में टमाटर आप डाल देते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो आप बंद कर दें तो आप पथरी से बच जाएंगे। जिनको पथरी है उनको भूल कर भी टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं। टमाटर में कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप ज़्यादा टमाटर नहीं खाएंगे। हम चाहते हैं हमारा चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थी स्वस्थ हों, खुश हों। हाँ, तो प्रिय छात्रों, आप वादा करते हैं कि आप ज़्यादा टमाटर नहीं खाएंगे। ठीक है, और जो फूल गोभी होती है उसको भी नहीं खाएंगे। मतलब जिन जिन पदार्थों में कैल्शियम होता है तो उनको अपन को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये पूरी महत्वपूर्ण बात है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एड्स का रोगजनक है। माने जो एड्स रोग है इसको कौन फैलाता है, इसका जनक कौन है? तो एड्स का रोगजनक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। पूछा जाए तो लिख देना एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। तो ये वायरस से होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। और पूछा जाए कि जुखाम का वायरस कौन है, जुखाम का वायरस कौन है, तो क्या बताओगे आप? तो भाई साहब बताओगे राइबोवीरा वायरस। राइबोवीरा वायरस। पूछा जाए आपसे कि रेबीज क्या है बच्चों, जब पागल कुत्ते काट लेते हैं तो ये रेबीज वायरस, ये वही होता है पागल कुत्ते के काटने से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखते हैं। उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, जब वस्तु बच्चों फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, F अनंत। ये आपको ध्यान रखना है। इतना कठिन क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, ये आ गया तो क्या करें। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है? यह शब्द आया कार्बोनिक, समझना आप बात। पहला जो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन कहीं नहीं आया। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें कहीं कार्बन नहीं दिखा। कॉपर ऑक्साइड, ये भी कार्बन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर का जो संकेत है बच्चों आप सभी जानते हैं, कॉपर का संकेत क्या होता है? कॉपर का संकेत होता है Cu। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। माने बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अब कार्बोनिक अम्ल का सूत्र पूछेंगे, आप कोई नौकरी की बड़ी परीक्षा देंगे तो उसका सूत्र लिख लीजिए। आप बता रहे हैं आपको H2CO3।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है वो ए वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता रहता है। क्या प्रश्न है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। माने दूध में किसी ने कितना पानी मिला दिया है, तो पता कैसे लगाएंगे अपन? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है लैक्टोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? वायु दाब नापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा ताप नापा जाता है। अपना ताप कितना है बच्चों, पता है आपको? पता है, अपना ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब है फेदोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? तो फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। माने देखो, आप सभी जानते हैं पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये खर्च हो जाती है तो दोबारा भरवाते हैं। बोलो है सही बात? तो किसी न किसी ने ख़त्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए नहीं है गैस पेट्रोल आदि। लेकिन आपको ये बताना है कि जो ख़त्म नहीं होती है, जो ईंधन ख़त्म नहीं होता वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पवन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है? वेरी मोस्ट। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। माने लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका पूरा नाम भी बता दिया, परीक्षा में पूछा जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य गैस कौन सी है? क्योंकि ये कई गैसों का मिश्रण है। तो एलपीजी में ब्यूटेन मुख्यतः पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्यूटेन गैस। इसके बाद इसमें होती है प्रोपेन, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा रहती है एलपीजी गैस में। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में आता, वेरी मोस्ट है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। कई किताबों में गलत दिया हुआ है, लेकिन समताप मंडल सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है। ओजोन परत क्या करती है? हानिकारक परावैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है ओजोन परत। अब ओजोन परत को नुकसान हो रहा है किस गैस के कारण? बच्चों वो परीक्षा में हर साल आता है क्वेश्चन, CFC के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। अंटार्कटिका में ओजोन परत जो उसकी मोटाई है वो कम पाई गई है, इसलिए कहते हैं CFC का इस्तेमाल नहीं करो। शादियों में आप जो स्प्रे करते हो ना स्नोफॉल वाले, उसका इस्तेमाल कम करो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। कब भेजा था? 19 अप्रैल 1975 में भेजा था, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो जो बैरोमीटर है इससे वायु दाब मापा जाता है, इसकी खोज पास्कल ने की थी। किसने की थी? पास्कल ने की थी। इसके अलावा और देख लो, गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाई थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और न्यूटन ने, आप सभी जानते हैं, 3 नियम दिए थे। क्या दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। जड़त्व का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मलेरिया का रोग कारक जीव है। कई बार हम आपको बता चुके हैं, जो मलेरिया होता है बच्चों वो होता है आपका प्लाज्मोडियम से। जब किसी मच्छर में प्लाज्मोडियम घुस जाता है और वो मच्छर आपको काट लेता, तभी मलेरिया होगा। नहीं, आपको मच्छर तो डेली काटते हैं, हमको भी काटते हैं, मलेरिया थोड़ी हो जाता है बार बार। ठीक है, तो ऐसी कुत्ता है, पागल कुत्ता काटे तो पागल कुत्ते के अंदर होता है रेबीज वायरस, तभी आपको हानि हो सकती है। अगर एक सादा कुत्ता काट ले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रेबीज के इंजेक्शन होते हैं, चाहे सही कुत्ता हो खराब कुत्ता हो, रेबीज के इंजेक्शन सबको लगवाना है अगर कुत्ता काट ले तो।
तो ये मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है और प्लाज्मोडियम ये सूक्ष्म जीव है, इससे होता है। और दांत खज खुजली कवक से होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण का प्रभाव है, क्या क्या हो सकता है। तो वायु प्रदूषण में होता क्या है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं, तो उनसे ओजोन परत का अपक्षय भी होता है, हरित गृह प्रभाव भी होता है, माने इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी बोलते हैं, और अम्ल वर्षा भी होती है। तो इसका उपरोक्त सभी उत्तर सही है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रकाश वर्ष का मान है, तो ध्यान रखें इसका सही उत्तर क्या है। 9.4608 गुणित 10⁻15 मीटर, ध्यान रखें 10⁻15 मीटर इसका सही उत्तर है। और एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट है, पादप कोशिका की कोशिका क्या विशेषता, मतलब जो पादप माने पौधे, पौधों की कोशिका की क्या विशेषता है। तो बच्चों पादपों की जो कोशिका होती है, पौधों की जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर एक प्रकार की भित्ति पाई जाती है, माने भीत पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। आप कहोगे सर उनके काय कोशिका भित्ति होती, अपने काय नहीं होता। तो बच्चों एक बात समझो, पेड़ पौधे चल नहीं पाते, आप जानवरों से खा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कुछ भीत की तो आवश्यकता है उन्हें, अपन तो बना लेते हैं भीतें, लेकिन बच्चे वो क्या करेंगे, तो उनको कोशिका भित्ति प्रदान की गई, ठीक है। तो पादपों में कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है पता है आपको, सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी बात देखो, यहाँ इनके हरित लवक भी होता है और इनके बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। रिक्तिका माने टिफिन, आप भोजन करते हो, भूख लगती है। अब पेड़ पौधे जो है बेचारे क्या करें, तो इनके अंदर भी टिफिन होते हैं, टिफिन माने खाली स्थान, तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ भी होती हैं। इस कारण बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका निकल करके सामने आता है उपर्युक्त सभी, वेरी वेरी मोस्ट। अगला जो क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव है, आपका क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका से बना जीव है। और पता है कई जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव माने एक कोशिका से बना हुआ जीव है आपका अमीबा। इसके अलावा युगलीना और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अमीबा, युगलीना व पैरामीशियम, यह आपको याद रखना है। परीक्षा में ये 3 उदाहरणों में से एक उदाहरण आता है और बस, और कुछ नहीं। अगला जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, कैल्शियम का संकेत होता है Ca और कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, तो उत्तर पता चलेगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, और स्कूल में जो बोर्ड पर लिखते हैं चौक, उसका सूत्र भी यही है, कई बार पूछ लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कौन सर्वाहारी है। यहाँ पर ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी माने सबको खाने वाला, सबका हरण करने वाला। देखो गाय है मांस नहीं खाती है, खरगोश भी मांस नहीं खाता है, अब शेर मांस तो खाता है लेकिन चारा नहीं खाता है। लेकिन मनुष्य की बात करें तो मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, फल भी खाता है, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, सर्वाहारी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब आपका क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किया जाता है। तो भूकंप का मापन सीस्मोग्राफ से किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है,
एंडोस्कोप से आंतों का अध्ययन किया जाता है। स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की बीमारी का पता लगाया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। इनके नाम भी वो पूछ लेता है परीक्षा में। क्या है? 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछ लेते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। इसमें न्यूट्रॉन शून्य होते हैं, क्यों? एक में से एक घटाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन 1 होता है क्योंकि 2 में से घटाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं क्योंकि 3 में से 1 गए 2। इस तरह हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। नाम बता दिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में पौधे कहलाते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है बच्चों, उसमें पौधे क्या कहलाते हैं? उसमें कहलाते हैं पौधे उत्पादक, क्योंकि पौधे उत्पादक ही तो हैं। चाहे गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, दालें हों, तिलहन की दाल है, चावल हैं, तो आम है, कोई भी फल है, माने जितने भी पौधे हैं वो सब उत्पादक हैं। उपभोक्ता थोड़ी, उपभोक्ता माने खाने वाले। तो ये क्या है? उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पादक है। अब अपघटक भी पूछ लेते हैं। अपघटक माने कोई जीव जंतु मृत हो जाता है तो उसको खाने वाला अपघटक कहलाता है। जैसे जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी होते हैं। जैसे जोंक है, जुआ है, ये परजीवी होते हैं। अमरवेल भी परजीवी है। तो आप समझ गए, पारितंत्र में पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अगला क्वेश्चन है आपका, तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर अच्छे से अपन समझते हैं। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अप माने अपने रास्ते से भटक जाना, अपवर्तन कहलाता है। तो तारों से जो प्रकाश आता है और वायुमंडल में कई परतें होती हैं, कई परतें घनी होती हैं, कई परतें विरल होती हैं। तो ऐसा लगता है जब हम देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कहीं दूर बल्ब लगा हुआ है, अब आंधी चलने लगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बल्ब डिम हो गया, ऐसा नहीं होता। इसी तरह तारों से जो प्रकाश आता है वो वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरता है और आपको लगता है कि तारे डिम हो गए हैं, तारों का प्रकाश कम हो गया, ऐसा नहीं होता। अब आपको ऐसा लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, उसका कारण है अपवर्तन के कारण। और पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है? तो बता देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रिज्म में 7 रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण? वर्ण क्रम के कारण, ये भी बता देना। इस तरह आपने देखे सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।